हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी परीक्षा को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक बीच। कितना? 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच। इतने लंबे समय अवधि के बीच में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। एक बार उन 5 वंशों के नाम जान लेते हैं और उनका क्रम जान लेते हैं। अगर कभी भी एग्ज़ाम में आए तो उनके जब क्रम पूछे तो वह क्वेश्चन गलत ना हो सके। चलिए हम लोग उनका क्रम देखते हैं, कौन-कौन से शासक शासन किए थे या कौन से वंश शासन किए थे। पहले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश था, फिर उसके बाद खिलजी वंश ने शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं और सबसे अंत में दिल्ली सल्तनत पे बात की जाए तो लोधी वंश शासन करते हैं। लोधी वंश का जैसे अंत होता है उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। हम लोग इन पाँचों वंशों को बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। इन 5 वंशों में से हम सब जब कह सकते हैं कि गुलाम वंश है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जो दूसरा वंश पढ़ रहे हैं खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। खिलजी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल देखा जाए तो कब से है? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। कितना? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। अब आपको ये भी बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत पे अगर सबसे कम शासनकाल करने वाला कौन-सा वंश है? तो ये यही वंश है, खिलजी वंश। इसका कार्यकाल लगभग देखा जाए तो 30 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं और यह सबसे छोटा शासनकाल होता है। इसके साथ-साथ आपको बताया गया था जो खिलजी वंश है इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी। कहते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो पढ़े हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की बात की जाए तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इनके कार्यकाल होता है। आपको बता दिया गया था इनके साम्राज्य में क्या-क्या चला था। हम लोग इनके आज साम्राज्य विस्तारवादी नीति के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल की क्लास में जो पॉइंट हम लोग भूले हैं उसको हम याद कर सकें। उसके साथ ही साथ जो हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे उसको आसानी से समझ सकें। ये जो क्लासें होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इसी वजह से आपको पिछली वाली क्लास को रिवीजन कराया जाता है ताकि आज वाली क्लास आसानी से समझ आ सके। कल वाली क्लास में हम लोग उनके सैन्य व्यवस्था के बारे में देखे थे। सैन्य व्यवस्था उसके साथ साथ बाजार व्यवस्था के बारे में देखे थे। सैन्य व्यवस्था था उन्होंने कह सकते हैं केंद्र पे एक अस्थायी व बड़ी सेना रखते हैं और साथ ही साथ उन्हें नगद वेतन देने का कार्य प्रारंभ करता है। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने ये कार्य प्रारंभ करता है। केंद्र पे एक अस्थायी सेना, साथ साथ उन्हें नगद वेतन और उसके साथ ही साथ इन्होंने जो कह सकते हैं जो सैनिक होते थे उनका पूरा फूलिया का विवरण रखा जाता था और घोड़े पे दागने की प्रथा भी प्रारंभ किए थे। ये थी इनकी सैन्य व्यवस्था है। अब उसके आगे उनकी जो बाजार व्यवस्था थी, उन्होंने जो सैनिक होते थे उनके वेतन में कटौती करते हैं। वेतन में कटौती करने के पश्चात उन्होंने जो बाजार की वस्तुओं के मूल्य या जो कह सकते हैं कि जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं उनके भी दाम कम कर दिए ताकि जो सैनिक हैं अगर उनका वेतन कम हो गया है तो वे विद्रोह ना कर सकें। इस वजह से उन्हें वस्तुओं के दामों के लिए मूल्य कम कर देते हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई किसान वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, वह अगर किसान कोई अत्यधिक धन कह सकते हैं अत्यधिक फसल का उत्पादन कर लेता है तो वह अत्यधिक फसल को अपने घर पे संग्रह नहीं कर सकता है और ना ही कोई व्यापारी अत्यधिक फसल को या अत्यधिक अनाज को संग्रह नहीं कर सकता है। और व्यापारियों के लिए सहाने मंडी में एक अधिकारी होता था, उसके दफ्तर में जाके अपने आप को पंजीकृत कराना होता था कि हाँ हम इस राज्य में या इस शहर में व्यापार कर सकते हैं। ये आपको बताया गया था। और एक नया विभाग भी बताया गया था, अमीर-ए-दाद जो विभाग था वो जिसमें जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे या काजी होते थे, ये अगर कोई भी गलत कृत्य करते थे या गलत कार्य करते थे वे साम्राज्य में उपस्थित नहीं होते थे। कह सकते हैं कि उन्हें आमीर-ए-दाद जो विभाग होता था उनका एक ही कार्य था कि वे जाके जो साम्राज्य में ये कह सकते हैं जो साम्राज्य में प्रभावशाली व्यक्ति थे या काजी थे, अगर वो किसी के साथ गलत कार्य कर देते हैं या गलत कृत्य करते थे या किसी के साथ अन्याय करते थे तो वे साम्राज्य में उपस्थित या नहीं होते थे या उनके खिलाफ कोई नहीं जाता था। तो अगर ये बात राजा को किसी माध्यम से पता चल जाती तो वह उन्हें उपस्थित करने के लिए दीवान-ए-दाद विभाग की स्थापना करते हैं।
ये हम लोग कल की क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति में कैसे क्या किया था। आज की क्लास हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, आपको पहले बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा वंश था जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उन्हें उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करते हैं। जैसे उन्होंने क्या करते हैं, उत्तर भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत पर भी विजय करते हैं। दक्षिण भारत पर भी विजय विजय करते हैं। देखिए, जैसे ये मैथ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे जो गुलाम वंश था, आप कह सकते हैं कि जो इधर उत्तर भारत था, यहीं पर आक्रमण करते थे, कह सकते थे वहीं आक्रमण करते थे। गुलाम वंश जो था, वो मोहम्मद गोरी द्वारा जितने भी विजित भाग थे, उन्हीं की वो सुरक्षा कर रहे थे और उन्हीं की वो संरक्षण कर रहे थे। बाकी उन्होंने कोई भी कृत्य नहीं किया था। लेकिन खिलजी वंश था, जो अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के कारण वे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी आक्रमण कर रहे थे। कुछ भागों पे यहाँ आक्रमण करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ उन्होंने, अगर देखा जाए कोई भी सुल्तान अगर यहाँ कह सकते हैं दिल्ली है, यहाँ से शासन चला रहा है, तो यहाँ शासन चलाने में कह सकते हैं कि जो भी होगा इन नियमों को पालन कराने में पूर्णतः ये अक्षरशः लागू नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने दूरदर्शिता की नीति अपनाते हुए उन्होंने ये वाले, कह सकते हैं, जो अब दक्षिण भारत में उन्होंने दक्षिण भारत में जितने भी विजित राज्यों को जीतते हैं, उन राज्यों को वे स्वतंत्र कर देते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। केवल वे उनसे कर के रूप में वो सालाना, कह सकते हैं, सालाना वार्षिक कर लेते थे। क्या लेते थे? सालाना वार्षिक कर लेते थे, जो दक्षिण भारत के राज्य थे। क्यों लेते थे? आपको पहले बताया कि यहाँ से क्या, दिल्ली से यहाँ कह सकते हैं कि शासन करना बहुत ही दुर्लभ होता था। इस वजह से इनको स्वतंत्र रखा और इनको गुलाम, कह सकते हैं कि सूबेदार के रूप में, या कह सकते हैं एक दूसरे राज्य के रूप में उन्हें नियुक्त रखा गया था। इस वजह से इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल न करने की वजह से ये यहाँ शासन करना दुर्लभ होता था। इसी वजह से वे वार्षिक कर इन लोगों से लेते थे, ये था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने दक्षिण भारत में पहला आक्रमण कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो अलाउद्दीन थे वो देवगिरी पर, कहाँ पे, देवगिरी पर, देवगिरी पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1307 ईस्वी में। 1307 ईस्वी में इसका नेतृत्व के लिए उन्होंने, देखते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपने किस सेनापति को भेजते हैं। यहाँ लिखते हैं तुर्क सेनापति कौन थे? तुर्क सेनापति मलिक काफूर थे। कौन थे? मलिक काफूर। दक्षिण भारत अभियान के लिए किसको भेजते हैं? मलिक काफूर भेजते हैं। और यहाँ की सेन, और देखा जाए तो जो देवगिरी थे, और यहाँ के शासक की बात की जाए तो यहाँ के शासक कौन थे? शासक थे, यहाँ के शासक थे राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव थे। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने, देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किए थे? 1307 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे? देवगिरी पे किए थे। और इस सेना का नेतृत्व, कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहा था। इसके साथ ही साथ है जो देवगिरी के राजा थे, उनका क्या नाम था? राजा रामचंद्र देव। क्या थे? राजा रामचंद्र देव। जब जब कह सकते हैं मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण करता है और उस राज्य को विजित करने के पश्चात वह देवगिरी को लूटते हैं। उसके पश्चात है जो भी रामचंद्र देव उनके सगे संबंधी थे, सगे संबंधी को गिरफ्तार कर लेते हैं या बंदी बना लेते हैं। संबंधी को बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के पश्चात ये इन्हें दिल्ली ले जाते हैं। कहाँ ले आते हैं? इन्हें ये दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली ले आने पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति को देखते हुए उन्हें दूरदर्शन अपनाया। दूरदर्शन ने अपनाया। आपको पहले बताया गया यहाँ से शासन करना दुर्लभ होता, इसी वजह से ये यहाँ पे इन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त रहने दिया। और इन्हें जैसे कोई भी राजा होता है, अगर उन्हें वहाँ दूसरे पे आक्रमण करने के बाद उन्हें गुलाम के रूप में बना लिया जाएगा, तो वो राजा कभी ना कभी उनसे, कह सकते हैं कि मुक्त या दास्ता से मुक्त होना चाहेगा।
इस दास्ता से मुक्त ना होने की वजह से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने, जो राजा रामचंद्र देव थे, इनको एक उपाधि देते हैं। वह उपाधि कौन होती है, देखते हैं। खिलजी है, कह सकते हैं, यहाँ दिल्ली रहते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उन्हें एक उपाधि देते हैं। उपाधि कौन सी देते हैं, राय रैयाना। राय रैयाना ये उपाधि देते हैं। इसका मतलब होता है परम मित्र। क्या होता है, परम मित्र। राय रैयाना का मतलब क्या होता है, राय रैयाना का मतलब होता है परम मित्र। इन्होंने ये उपाधि किसको देते हैं, जो देवगिर के शासक होते हैं, राजा रामचंद्र देव को देते हैं। क्या होते हैं, राय रैयाना का क्षेत्र, राय रैयाना जो होता है परम मित्र, ये उपाधि देते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें एक मुकुट भी भेंट भेंट करते हैं, मुकुट भी देते हैं, जिसको कहा जाता है चंदोब। क्या कहा जाता था, ये विशेष प्रकार का मुकुट होता था जिसे कहा जाता था चंदोब। ये भी उनको उपहार स्वरूप देते हैं। साथ ही साथ इस समय देखा जाए तो कह सकते हैं जो देवगिरी का ये क्षेत्र था, इसी के पास जो गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ पे एक नवसारी क्षेत्र था। क्या सर, नवसारी क्षेत्र। वे उनके कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनको जो उनका साम्राज्य था देवगिरी के साथ साथ, उन्हें देवगिरी के साथ साथ इनका क्षेत्र तो वापस कहते हैं। साथ साथ जो एक अलाउद्दीन खिलजी का क्षेत्र था नवसारी, इसको भी उपहार स्वरूप इनको दे देते हैं कि ये इस पे भी शासन करें। इस प्रकार देखा जाए तो ये पहला आक्रमण कहाँ करते हैं, देवगिरी के पर करते हैं। कौन सी उपाधि इनको देते हैं, राजा रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि देते हैं, ये आपको पता है क्या है, राय रैयाना, जो इसका मतलब होता है परम मित्र होता है, ये उपाधि देते हैं। इसके साथ साथ क्या देते हैं, ये चंदोबिया कह सकते हैं कि मुकुट उपहार स्वरूप देते हैं। साथ साथ वो जो उनका क्षेत्र था देवगिरी था, उसके साथ साथ उन्होंने ये नवसारी की बात की जाए तो ये कहाँ है, गुजरात में, वर्तमान गुजरात में, गुजरात के क्षेत्र को भी इनको देते हैं ताकि वे उस क्षेत्र पे भी शासन संचालन कर सकें। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देखा जाए तो दक्षिण भारत पे जो दूसरा आक्रमण करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तेलंगाना का आक्रमण। तेलंगाना पे, तेलंगाना पर आक्रमण, तेलंगाना पर आक्रमण करते हैं। कब, 1310 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं। अब देख लेते हैं तेलंगाना की राजधानी क्या थी, इसके बारे में। राजधानी क्या थी, राजधानी थी वारंगल। क्या थी, वारंगल। इसको याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी उसमें क्या थी, वारंगल थी। उसी के साथ साथ इस तेलंगाना पे जब आक्रमण करते हैं तो उसका कह सकते हैं जो तुर्क, या कह सकते हैं कि आप अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, यहाँ पे लिखेंगे मलिक काफूर। मलिक काफूर इस आक्रमण में भी सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे, मलिक काफूर। और देखा जाए तो अब यहाँ तेलंगाना के राजा कौन थे, तेलंगाना के राजा की बात की जाए तो वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप देव। कौन थे, ये थे रुद्र प्रताप देवद्वितीय। ये तेलंगाना के राजा थे। कौन थे, रुद्र प्रताप द्वितीय। जब मलिक काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण करते हैं तो इन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, या युद्ध के पहले ही उन्होंने अपने आप को अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कह सकते हैं कि अपना अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम स्वीकार कर लें, या अलाउद्दीन खिलजी से यह कह सकते हैं कि आप अलाउद्दीन खिलजी की दास्ता को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अपनी दास्ता को स्वीकार करने के एक रूप में बेचते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, अपनी एक सोने की प्रतिमा बनाते हैं, अपनी सोने की एक प्रतिमा बनवाते हैं, ये प्रतिमा बनवाते हैं और उसमें सोने की जंजीर से अपने आप को बांध लेते हैं और ये मलिक काफूर को दे देते हैं। इन्होंने इस प्रकार दास्तान स्वीकार की। उसके साथ ही साथ हैं जो उनको वार्षिक कर देना होता था, वो इसके लिए भी मान गए थे। क्या होता था कि उन्होंने एक सोने की
इन्होंने जब अपनी कह सकते हैं युद्ध करने से मना कर दिया, उसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की दास्ता या कह सकते हैं अधीनता स्वीकार करने के पश्चात इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं और उस मूर्ति में अपने आप को जंजीर से बांध लेते हैं। तो ये उसके बाद ये मूर्ति देखते हैं मलिक काफूर को देते हैं, मलिक काफूर इसे ले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं। इसके साथ ही साथ जो जो भी वार्षिक कर या कह सकते हैं लगान होता था, वे उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। और इन्हीं के शासनकाल में कह सकते हैं जो रुद्रदेव प्रताप थे, इन्हीं के शासनकाल में जो कह सकते हैं कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से मिला था। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से। जो गोलकुंडा के खान से हीरा प्राप्त होता है उसको रुद्रदेव प्रताप द्वितीय ने देते हैं मलिक काफूर को। मलिक काफूर ले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं। क्या देते हैं? कोहिनूर हीरा। कहाँ से प्राप्त होता है? गोलकुंडा की खानों से प्राप्त होता है। ये मलिक काफूर दे देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और उन्होंने एक पत्र पर कह सकते हैं जो ये रुद्रदेव प्रताप द्वितीय थे, उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर वार्षिक कर अदा करने का वचन देते हैं। वार्षिक कर अदा करने का वचन देते हैं। हम लोग आज केवल 2 ही आक्रमण के बारे में इनके देखेंगे। पहला जो देवगिरी था 1307 ईस्वी में, उस समय कौन गया था? तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहे थे। उसके बाद वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र देव थे। उनको जब उन्होंने ले जाते हैं, मतलब कह सकते हैं युद्ध में पराजित करने के पश्चात वहाँ लूटने के बाद वे उनके सगे संबंधियों को अलाउद्दीन खिलजी के साथ पास ले जाते हैं। फिर वो उन्हें उपाधि देते हैं राय रयाना की, जिसका मतलब होता है परम मित्र होता है। उसके बाद साथ ही साथ एक उन्हें चंदोब या मुकुट देते हैं। उसके अलावा उन्होंने गुजरात का एक नवसारी क्षेत्र था उसको दे देते हैं। ये आपका देवगिरी पर प्रथम आक्रमण था। दूसरा जो इन्होंने आक्रमण किया था, कहाँ पे किया? तेलंगाना पे। कब किया था? 1310 ईस्वी में। वहाँ की राजधानी वारंगल थी। तुर्क सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहे थे। वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप देव द्वितीय थे। रुद्रदेव प्रताप द्वितीय ने युद्ध करने से पहले ही अपने आप को हार मान लेते हैं और उसने अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और अधीनता को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं। सोने की मूर्ति में सोने की जंजीर से अपने आप बंधवा देते हैं और उस मूर्ति को मलिक काफूर को देते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी दास्ता या कह सकते हैं अधीनता स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ साथ है जो कोहिनूर हीरा है गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है, इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त होता है और ये मलिक काफूर पे देते हैं। फिर अंत में यह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और एक पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं कि वे अलाउद्दीन खिलजी की दास्ता को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ जो वार्षिक कर होगा वे उन्हें देने के लिए तैयार है। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल की क्लास में इसके आगे उन्होंने किस क्षेत्र पे और आक्रमण किए थे इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।